हेलो एवरीवन। आज हम अपना कंपैरिजन टेस्ट पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 log x dx। हमें इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। देखो, इससे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल करके आए हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, जिसमें या तो a इन्फिनिटी हो जाए या b इन्फिनिटी हो जाए या फिर दोनों इन्फिनिटी हो जाए, या फिर हमारा जो फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड हो जाए। ठीक है, तो हम दो टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहले एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हमेशा दो फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन होंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स। हमें उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब देखो, ये इंटीग्रल गिवन है। सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि ये एन की किन वैल्यूज़ के लिए प्रॉपर है और किन वैल्यूज़ के लिए इम्प्रॉपर है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इम्प्रॉपर की कन्वर्जेंस चेक करनी है। प्रॉपर ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है, तो एन का वो केस जिसमें ये प्रॉपर बन जाएगा वो हम छोड़ देंगे, और जिसमें ये इम्प्रॉपर बनेगा उस पर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एन एन अगर हमारे पास ये जो पूरी पावर है एक्स की पावर, अब डिपेंड कहाँ कर रहा है, देखो ये फंक्शन है एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है इस एक्स की पावर n माइनस 1 पे। अगर ये पावर n माइनस 1 आपके पास ग्रेटर देन 0 हुई तो क्या होगा, x हमेशा ऊपर ही रहेगा। पावर पॉजिटिव है तो पावर ऊपर ही रहेगी, x रेज टू पावर n log x। और अगर इसमें से अब देखो अपर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग जो भी log 0 बनेगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फनाइट हो जाएगा। अब अगर ऊपर से वन पुट करते हैं तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ठीक है, फिर से 0 आ गया, यानी कि n माइनस 1 जब भी ग्रेटर देन 0 होगा हमारे पास इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो फनाइट आएगी। और अगर इंटीग्रल की वैल्यू फनाइट आती है तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमारे पास इंटीग्रल प्रॉपर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एन को उधर ले जाओ, एन ग्रेटर देन 1। तो इस केस में इंटीग्रल प्रॉपर है, इसका मतलब कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो बाकी बचा केस कौन सा, एन लेस देन इक्वल्स टू 1 वाला केस। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो होगा इंटीग्रल वो कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। और इसी केस में फिर हमें उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो हमें क्या करना है, द इंटीग्रल आई इज़ प्रॉपर इंटीग्रल एनहेंस कन्वर्जेंट फॉर एन ग्रेटर देन 1। अब अगर बचा केस कौन सा, एन लेस देन इक्वल टू 1 वाला। अब एन लेस देन इक्वल टू 1 में अगर एन हमारा लेस देन 1 हो गया, सपोज करो हमारे पास लेस देन 1 में हमने इसको ले लिया, -1 ही ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, एक्स की पावर -1 log ऑफ एक्स, दैट इज एक्स की पावर -2 को नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, अगर 1 पुट करते हैं तो कितना होगा, log 1/1, दैट इज 0/1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 पे। अगर 0 पुट करते हैं तो log 0/0, log 0 कितना होगा हमारे पास, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि इसको 0 पे इसको दिक्कत है, तो 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है फंक्शन के पॉजिटिव चेक करना, क्योंकि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तभी हमारे पास कंपैरिजन इंटीग्रल लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो फंक्शन को देखो, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 log x। अब क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में से अगर हम 0.5 उठाते हैं, 0.5 पे log कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। इट मीन्स ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो इस वाले इंटरवल में नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे तो कंपैरिजन इंटीग्रल नहीं लग सकता। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो दोनों साइड एफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर रिप्लेसिंग एफ बाय माइनस एफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 log x। तो माइनस एफ की कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे, अगर माइनस एफ कन्वर्ज करता है तो प्लस एफ भी कन्वर्ज कर जाएगा। अब कन्वर्जेंस के लिए हमें एक जी एक्स चूज़ करना पड़ेगा। जी एक्स हमने ले लिया 1/x रेज टू पावर m। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -x रेज टू पावर n माइनस 1, पावर बन जाएगी m प्लस n माइनस 1 log ऑफ x। अब फिर से इस पावर पे डिपेंड करता है, क्योंकि x की लिमिट 0 जा रही है ना, log 0 तो होगा माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अगर जो साथ वाली पावर है अगर ये पॉजिटिव रही सारी की सारी पावर, यानी कि m प्लस n माइनस 1 आपके पास ये ग्रेटर देन 0 रहा, तो ये x ऊपर ही रहेगा, और x के ऊपर रहने की वजह से ये
ये 0 बन जाएगी और 0 इंटू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पावर नेगेटिव हो गई तो ये हमारे पास रिवर्स होकर नीचे आ सकता है, और नीचे आ गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि जब भी हमारा m+n-1 ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, और जब ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस केस में तो ये कन्वर्जेंट है और इस केस में ये डाइवर्जेंट है। अब बात क्या आती है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की बात आनी चाहिए हमारे पास, तो ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इसमें से नहीं है। दूसरी बात क्या आती है, लिमिट या तो जीरो आएगी या लिमिट इन्फिनिटी आएगी। जब लिमिट जीरो आती है तो क्या करते हैं, जी की कन्वर्जेंस चेक करते हैं। अगर जी कन्वर्ज करेगा तो एफ भी कन्वर्ज करेगा। अब जी क्या है, 1/x⁻m, ठीक है। अब ये कब कन्वर्ज करेगा, जब ये m हमारा कैसा होगा, <<1, ठीक है। तो इसका मतलब -f भी कब कन्वर्ज करेगा, जब m क्या होगा, <<1। m <<1 होगा, और यहाँ से देखो कन्वर्ज कब कर रहा है, 0 पे, जब m > 1 - n है। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, 1 - n <m <<1। यहाँ से इसको फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, n इज़ आपके पास क्या बन जाएगा, <0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है फॉर n > 0, और यहाँ से हम क्या निकाला था, फॉर n << 1। अब अगर हमारे पास क्या होगा, अब ये वाला इंटीग्रल यहाँ हम ये करके आए थे, ये <1 के लिए भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। <1 के लिए कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास पूरे के पूरे <0 के लिए कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ से तो उसने कहा कि सिर्फ 0 और 1 के बीच में कन्वर्जेंट है, लेकिन उसने पहले भी कहा है कि वो 1 से बड़े के लिए भी कन्वर्जेंट है। तो ओवरऑल को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़े के लिए सब के लिए कन्वर्जेंट है। अब अगर ये n 0 हो जाता है, यहाँ n को 0 कर दो फंक्शन में, तो क्या बन जाएगा, x⁻−1, -1 नीचे आ जाएगा, -1/x log x। फंक्शन पढ़ा और उसका डेरिवेटिव पढ़ा, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, log x का होल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन टू 1, ठीक है। क्योंकि अब इसको 0 पे ही प्रॉब्लम थी, 0 पे प्रॉब्लम होने की वजह से हमने इस पर एप्सिलॉन टू 1 वाला केस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपर लिमिट पुट करी log 1, तो 0 हो जाएगा, लोअर करेंगे log एप्सिलॉन को 0 अप्रोच कराएंगे, log ऑफ एप्सिलॉन, log ऑफ 0 -इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रल कैसा रहेगा, डाइवर्जेंट, जब हमारा n कितना है, 0, तो n 0 के लिए कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। अब अगर n <1 है, सॉरी n <0 है, 0 से छोटा है तो x⁻−1 हमेशा x⁻n-1 से छोटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे n को 0 से छोटा कुछ भी पुट करके देखना, 0 से छोटा क्या पुट करोगे, -2 पुट कर लो, -2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 -3, यानी कि ये क्या बनेगा, 1/x << 1/x³, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ से फिर हमारे पास क्या है, log x जो होता है वो नेगेटिव होता है इस इंटरवल में, लेकिन जैसे इसको नेगेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -log x > 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस वाली इनइक्वालिटी को हम log x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, f(x <> gx)। अब अगर आपके पास क्या होता है, बड़ी कन्वर्ज करती है तो छोटी कन्वर्ज करती है, और अगर छोटी डाइवर्ज कर जाएगी तो बड़ी भी डाइवर्ज कर जाएगी, और छोटी को हम यहाँ चेक करके आए हैं -1/x log x को, कि ये कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो ये भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी जब n हमारा <0 रहेगा। तो जितने हमने अभी तक केसेस निकाले हैं उनको सबको कंबाइन कर देंगे। कहता है कि जब n > 0 है तो कन्वर्ज करता है, और जब n <0 है तो डाइवर्जेंट है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, द शो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 sin x log of sin x dx इज कन्वर्जेंट विद वैल्यू log 2/e। यानी कि इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट दिखाना, और इसकी लिमिट कितनी आएगी, log 2/e पे इसकी लिमिट आएगी। अब अगर इसकी पहले हम देखें कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा है इसका, अगर इसमें 0 करते हैं, sin 0 0, 0 से मल्टीप्लाई होने पर सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, sin 0 0 एंड log ऑफ sin 0 0 हो जाएगा, एंड log ऑफ 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास 0 जो हो गया इसका इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया। अब जिस पॉइंट पे इसको दिक्कत है उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो, यानी कि 0 + एप्सिलॉन कर देंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एप्सिलॉन टू π/2 sin x log of sin x dx। अब यहाँ से हम देखो gx को कुछ हमें ऐसा मिलेगा नहीं कि gx को चूज़ करें और f(x/gx) की वैल्यू फाइनाइट आ जाए। यहाँ पे हमें सीधा अपना इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकेंड फंक्शन मान लो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन log of sin x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस,
प्लस माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/sin x एंड साइन एक्स का अगेन cos x और साइन का इंटीग्रेशन cos x, तो वो cos x और वो cos x मिलके बन गया cos स्क्वायर x। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा है। अब साइलेंट को अप्रोच करा दो। ठीक है, अब साइलेंट यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ साइन अब साइलेंट, और यहाँ से हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट करेंगे साइन ऑफ π/2, साइन π/2 1, log 1 0, कोस π/2, कोस π/2 हमारे पास कितना रहेगा 0, तो अपर लिमिट तो 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे कि माइनस पहले पड़ा है प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ साइन एप्साइलन कोस एप्साइलन प्लस एप्साइलन टू π/2, कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स एक बारी 1 के बाय में जाएगा, कोसिकेंट एक्स एक बारी इसके बाय में जाएगा, साइन एक्स बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ 10x/2 प्लस साइन का माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स एप्सिलॉन टू π/2। ठीक है, अब अपर वैल्यू पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे तो π/4 बनेगा, 10π/4 इज 1, log 1 0, साइन π/2 0, लोअर लिमिट पुट कर दो कितनी हो जाएगी ε/2 कोस ऑफ एप्सिलॉन। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इस साइन एप्सिलॉन को साइन एप्सिलॉन पर फॉर्मूला लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 साइन ε/2 कोस ε/2। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं साइन बाई कोस। ठीक है, साइन बाई कोस के बाद log m/n कितना हो जाएगा log m माइनस log n माइनस log ऑफ एप्सिलॉन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसको m मान लूँ, इसको n मान लूँ, तो log mn log m प्लस log n। ठीक है, तो 2 को कोस के साथ एडजस्ट कर दो, log m प्लस log n बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस log साइन एप्सिलॉन एज इट इज़, कोस ε/2 एज इट इज़, माइनस कोस एप्सिलॉन एज इट इज़। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास एप्सिलॉन 0 पे अप्रोच कराना है वहाँ एप्सिलॉन को 0 पे अप्रोच करा लेते हैं, और जहाँ से हमारे पास कॉमन आता है वहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ से log ऑफ साइन ε/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ पे अगर माइनस के साथ कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस एप्सिलॉन बच जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ रखिए एक बारी। यहाँ पे एप्सिलॉन को अप्रोच कराओ 0, एप्सिलॉन को 0 करेंगे, कोस 0 1, तो कितना बचेगा log ऑफ 2, और ये कोस 0 1 हो जाएगा, बच गया log ऑफ 2। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस ऑफ 0 1, log 1 0, माइनस कोस ऑफ 0 1, तो माइनस 1 बन गया। अब जो बचा था उसमें एप्सिलॉन को 0 कर दो, जैसे एप्सिलॉन को 0 करोगे कोस 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बचा क्या log 2 माइनस 1, log m माइनस log n, या फिर आप 1 को लिख सकते हो log ऑफ e, क्योंकि log e कैंसिल होकर 1 ही बचता है, तो log 2 माइनस log e, log m माइनस log n, log m/n बन जाएगा। तो इंटीग्रल जो है वो इस पे कन्वर्ज करेगा, लिमिट आ गई log 2/e। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन आपके पास एक प्रॉपर फंक्शन होता है जिसकी एक प्रॉपर डिफाइन होती है। ये वाला फंक्शन आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे डिटेल में। अभी के लिए इसकी याद रखना कि ये एक इंटीग्रल की फॉर्म में होता है जिसकी लिमिट हमेशा 0 to 1 होती है, और x रेज टू पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1। ये जो m और n होते हैं इससे हम इसको डिनोट करते हैं बीटा ऑफ m n। ठीक है, तो ये होता है बीटा फंक्शन। जितना m होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं, जितना n होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की। इसकी ये फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में नाम बीटा फंक्शन के नाम से भी आ सकता है, तो आपको ये इंटीग्रल याद होना चाहिए कि कौन सा होता है। ये कहता है कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ m एंड n आर बोथ पॉजिटिव, कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मीन्स दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तब ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अब देखो इंटीग्रल उठा लो। अब इसमें अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल करे हैं सब में एक n पे डिपेंड कर रहा था, अब यहाँ पे 2 पे डिपेंड कर रहा है, m पे भी और n पे भी। तो पहले तो दोनों पे ये चेक कर लो कि किस किस केसेस में ये प्रॉपर बनता है, किस किस केसेस में ये इम्प्रॉपर बनता है। जहाँ प्रॉपर बनेगा वहाँ तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ इम्प्रॉपर बनेगा वहाँ हम देख लेंगे कि क्या बनता है। देखो इस फंक्शन को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है 0 पे भी हो सकती है और 1 पे भी हो सकती है, क्योंकि 1 माइनस 1 भी 0 बनता है। लेकिन जब तक ये दोनों पावर्स पॉजिटिव रहेंगी तब तक ये दोनों फंक्शंस ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, नंबरेटर में ही रहेंगे, और नंबरेटर में रहने की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आती है जब डिनोमिनेटर में फंक्शन जाता है। तो जब तक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि m-1 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा और n-1 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स m ग्रेटर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 1 पे। तो इस केस में फंक्शन कैसा रहेगा, ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा, और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, कन्वर्ज करता है। तो ये तो हो गया ग्रेटर देन 1 का केस। लेकिन हमें
हमें तो m और n को पॉजिटिव वाला केस देखना है, ठीक। अब तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ग्रेटर दैन 1 पे कन्वर्जेंट है तो लेस दैन इक्वल्स टू 1 पे इनको प्रॉब्लम आएगी, तो लेस दैन इक्वल टू 1 पे n को भी लेस दैन इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम आएगी। अगर तो हमारा m लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, एक टाइम के लिए सपोज करो m जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो m वाला फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। m वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में जाने से क्या होगा, इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, फिर 0 पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 0 पे जाने पे वो नीचे इन्फिनिटी बनाएगा। तो एक तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया 0। अगर हमारा n वाला लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, तब कौन सा फंक्शन नीचे चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाला, यानी कि ये तो ऊपर ही रहेगा, 1 माइनस एक्स वाला नीचे चला जाएगा। अब इसको किस पॉइंट पे दिक्कत होगी, 1 पे, क्योंकि 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो 1 भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, यानी कि 0 भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, 1 भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो इस वाले इंटीग्रल में दोनों पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गए। अब एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होता है तो उसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गए, तो पहले तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 to 1 के बीच में कोई एक पॉइंट उठाओ 1/2 और इस इंटेग्रल को ब्रेक कर दो, 0 to 1/2 में ब्रेक कर दो, प्लस 1/2 से 1 में ब्रेक कर दो। अब दोनों में एक एक रह गया, 0 इसका रह गया डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट, 1 इसका रह गया डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक का स्टेप करना है। अब ये इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि द इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ m इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 के लिए भी ये हमारे पास प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो अब 0 और 1 दोनों इसके पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी हैं, कब, जब m लेस दैन 1 हो या फिर n लेस दैन 1 हो। तो 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट ले लिया 1/2, इंटीग्रल को ब्रेक किया 0 to 1/2, 1/2 to 1, तो 2 इंटीग्रल बन गए, 1 I1 n प्लस I2, दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 ले लो, I1 ले लिया 0 to 1/2 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx। इसको कहाँ प्रॉब्लम है, 0 पे प्रॉब्लम है। केस कौन सा है, m वाला, क्योंकि m जब 0 लेस देन 1 होगा तभी 0 पे प्रॉब्लम है ना, m लेस देन 1 वाला। अब फंक्शन क्या है, x रेज़ टू पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1। m लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि x रेज़ टू पावर 1 माइनस m। यहाँ से अब हमें क्या करना है, जी एक्स चूज़ करना है, तो इसको जी एक्स चूज़ कर लो, 1 माइनस एम, लिमिट निकालो एफ एक्स बाई जी एक्स करके, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, एक्स को 0 करेंगे तो 1 की पावर समथिंग एंड 1, ठीक है। फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो क्या होगा, एफ एक्स और जी एक्स एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे, तो जी एक्स की कन्वर्जेंस देख लो। जी एक्स कब कन्वर्ज करेगा, जब ये वाली पावर जो है हमारी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है, यानी कि जो ये वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा अगर 1 माइनस एम लेस देन 1 होगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, m को अगर इधर ले जाए 1 को इधर ले जाए, कि जब m ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जो I1 वाला इंटीग्रल है वो बात कहाँ कर रहे थे, हम लेस देन 1 पे और ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ कंबाइन कर दी, तो I1 आ गया। अब I2 की बात करते हैं, I2 को किस पे दिक्कत है, 1 पे, और n के लिए दिक्कत आएगी ना, तो हमारे पास केस बनेगा n लेस देन 1। तो फंक्शन हो गया हमारे पास, जो लेस देन वाली टर्म थी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस n, जी एक्स चूज़ कर लो, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, लिमिट निकालिए फिक्स बाय जी एक्स, कितनी लिमिट बनी, 1, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, इसका मतलब जी एक्स और एफ एक्स एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे। अब जी एक्स कब कन्वर्ज करेगा, जब ये 1 माइनस n हमारे पास लेस देन 1 माइनस एन कितना होगा, लेस देन 1 हमारे पास हो जाएगा। तो जब 1 माइनस एन लेस देन 1 होगा, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एन लेस देन 1, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, n को इधर ले जाओ, n ग्रेटर देन 0, दोनों केसेस कंबाइन करो, n ग्रेटर देन 0 एंड n लेस देन 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल तब कन्वर्ज करेगा जब n 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या आया कि m भी जब 0 और 1 के बीच में है, n भी जब 0 और 1 के बीच में है तब लाई करता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये किया है कि जो हमारे पास इंटीग्रल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सारा थ्रू आउट कन्वर्जेंट है, यानी कि अगर आप देखो ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है हमारे पास, तो अगर एक तो केस कह रहा है कि जब तक m इन दोनों के बीच में है तब तक कन्वर्जेंट है, और एक स्टार्टिंग में ही हमने केस किया है कि इससे आगे तो सारे के लिए कन्वर्जेंट है ही। तो ओवरऑल कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा कि 0 से आगे जितने मर्जी m आ जाएं ये सब के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। सिमिलरली केस n के लिए, इसका मतलब जो इंटीग्रल है वो m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए कन्वर्जेंट है। और यही हमें प्रूव करना था कि जो बीटा फंक्शन है वो तभी कन्वर्ज करता है जब m और n दोनों के दोनों
पॉजिटिव हों, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द कन्वर्जेंस 0 to 1 x रेज टू पावर n 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये एक फंक्शन है जिसकी लिमिट 0 to 1 है, बीटा फंक्शन की लिमिट भी कितनी होती है 0 to 1। तो हम ट्राई करते हैं इसको बीटा फंक्शन बनाने का। बीटा फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स को ऊपर ले गए -1। बीटा फंक्शन की फॉर्म होती क्या है, यही तो है, एक एक्स की पावर होनी चाहिए, एक 1 माइनस एक्स की पावर होनी चाहिए। तो एक एक्स की पावर है, एक 1 माइनस एक्स की पावर है। अब थोड़ा सा पावर को भी एडजस्ट करो क्योंकि पावर होनी चाहिए m-1 एंड n-1 फॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे +1 और -1 कर दिया तो हमारे पास अब बन गया m + 1 -1। और यहाँ पे हमारे पास ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 0 -1, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करो तो यहाँ से ये बन गया m-1, तो m का काम कौन कर रहा है n+1, तो बीटा ऑफ n+1 हो गया। n का काम कौन कर रहा है 0, तो ये बन गया बीटा ऑफ n+1 एंड 0, यानी कि ये है m और ये है n। और बीटा फंक्शन ये कहता है कि जब तक दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि जब तक दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तभी कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगा। अब देखो यहाँ जो n है वो 0 है, दैट इज़ 0 नॉट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तब कन्वर्ज करता है। तो अगर n हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थे कुछ एक, जो कि फंक्शंस हमारे पास प्रोडक्ट में गिवन थे जिन पे हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया। तो इन एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप करना, अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत आती है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।